गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 12 में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने अपनी पिछली कक्षा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था और एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाली थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए एक समान रूप से आवेशित वलय का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक पॉइंट P पर निकालेंगे। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे इंग्लिश माध्यम में हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। वलय मतलब ये रिंग है, इस पे हमको इंटेंसिटी निकालनी है, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब चार्ज जो एक समान रूप से पूरे विलय में वितरित है। और हमने माना कि जो ये विलय है इसका केंद्र क्या है? O, इसकी त्रिज्या क्या है? A। इस पर हमने प्लस Q चार्ज पूरी तरह से यहाँ पर वितरित कर रखा है और केंद्र से x दूरी पर बिंदु P है, जहाँ पर कि मुझे इस वलय के कारण जो विद्युत क्षेत्र में बन रहा है उसकी तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब इस पूरे रिंग को मैं छोटे छोटे अवयव में बांटती हूँ और ये मान के चलती हूँ कि हर अवयव में जो आवेश है वो कितना है? डेल्टा Q है। ऐसे ही एक छोटा सा अवयव A भी मैंने माना, जिसमें चार्ज कितना है? डेल्टा Q है। तो इससे मैंने इस बिंदु की दूरी नापी, इसको मैंने कहा R। अब R दूरी पर एक बिंदु P है जिसपे मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये छोटे से अवयव पे मैं निकालूंगी और फिर पूरे रिंग को निकालने के लिए इंटीग्रेशन का उपयोग करूंगी। तो डेल्टा E क्या होता है? हमने डेल्टा E क्यों लिखा? क्योंकि हम छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं। तो आपकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उस दिन हमने सूत्र निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q बटे R²। डेल्टा Q क्योंकि यहाँ पर मेरा चार्ज कितना है? डेल्टा Q है। अब हम जो है इसको अलग अलग घटकों में विभाजित करेंगे। कक्षा 11 में हमने इसको अवयव में घटकों में विभाजित करना सीखा था, तो आइए उसको विभाजित करके देखते हैं। अब विभव की बात हो रही थी, तो बिंदु P पर वलय की अक्ष में हम विद्युत क्षेत्र के दो घटक निकाल सकते हैं, जैसे हम पहले भी करते हैं। मान लीजिए ये कोई आपकी भौतिक राशि है, इसके घटक क्या होंगे? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, ये वाला आपका कॉस कंपोनेंट होता है और ये आपका साइन कंपोनेंट होता है। इसी तरह अगर हम इस फिगर को देखें तो जो आपकी लाइन ऑफ इंटेंसिटी आ रही है इसके दो घटक बनेंगे। ठीक है, कौन से? जैसे ये वाली लाइन आई, एक घटक ये और एक घटक ये। सिमिलरली अगर मैं इसको वलय को नीचे मान के चलूँ, इसके भी दो आएंगे, एक ये और एक ये। अगर अब आप इस डायग्राम में ही देखें, चित्र में ही देखें, तो जो साइन कंपोनेंट है इस वलय का ये है, ये वाला, और जो साइन कंपोनेंट है इस वलय का वो है ये वाला। तो ये एक दूसरे के समान है और ऑपोजिट दिशा में है। तो क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अब बचा मेरा कॉस कंपोनेंट। इसका जो कॉस कंपोनेंट है, घटक है, वो इस दिशा में है और इसका जो कॉस कंपोनेंट है वो भी इसी दिशा में है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो वो मेरे को क्या देगा? वो हमको इसका टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदान करेगा। तो उसी को मैंने यहाँ लिखा है कि इसके दो घटक हैं, एक कॉस का, एक साइन का। साइन वाला कंपोनेंट या साइन वाला घटक निरस्त हो रहा है, तो अब मुझे E किसे मिलेगा? जो कॉस कंपोनेंट है उसको जोड़ के।
तो कॉस कॉम्पोनेंट डेल्टा ई की वैल्यू मैंने अभी लिखी थी 1/4πε0 Q/r² कॉस थीटा। अब हम इस डायग्राम को देखेंगे, ये दिख रहा है सबको। कॉस थीटा का मान क्या है यहाँ से निकालेंगे बच्चों। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है मेरा x, कर्ण कितना है मेरा r, ठीक है। अब r को देखें, अगर मैं त्रिकोण ले लूं, ये वाला मान लीजिए, मैं इसको नाम देती हूँ P O और इसको R के S कह देते हैं, तो P O S। तो पाइथागोरस का नियम लगाएंगे, तो a² या फिर हम सूत्र ही लिख देते हैं, आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2 बराबर कर्ण की घात। तो मेरे को क्या मिलेगा, a² प्लस x² इज इक्वल टू r²। तो r कितना होगा मेरे पास, a² प्लस x²। इसकी वैल्यू हम समीकरण 1 पर डालेंगे, तो ये कितना आएगा मेरा 1/4πε0 Q/r² इंटू कॉस की वैल्यू x/r। तो ये हो गया 1/4πε0 QX/r की घात 3। इसको मैं लिख सकती हूँ r इज इक्वल टू a² प्लस x² की घात आधी। तो e कितना हो गया मेरा 1/4πε0² क्यूब इंटू x। r³ की जगह मैं क्या डालूंगी, a² प्लस x² की घात 1/2 और इस पूरे की घात है 3। तो e मेरा कितना आया 1/4πε0 x ओवर a² प्लस x² की घात 3/2। ये आपकी फ्रिंज की इंटेंसिटी आई। और दिशा क्या होगी, OP के अनुदिश। और इसकी दिशा क्या होगी, दिशा है OP के अनुदिश। अब आइए इसमें कुछ स्पेशल केसेस या विशेष परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यदि हम ये देखें कि दो विशेष परिस्थितियां हैं। एक है बिंदु P वलय के केंद्र पर है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक। अगर हम इस कंडीशन को डिफाइन करते हैं तो x इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, केंद्र पर, मतलब 0। तो ये जो हमारे पास समीकरण आया था, इसमें आप x पे क्या रखेंगे, 0। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बोर्ड के प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि एक वलय के केंद्र में अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालें तो वो कितना आएगा, और उसका उत्तर होता है E 0 होगा। ये पूरा का पूरा निगमन करके आपको ये कंडीशन दिखानी होती है। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। दूसरा कंडीशन था कि यदि बिंदु P वलय से बहुत अधिक दूरी पर हो। बहुत अधिक दूरी का मतलब क्या हुआ कि x जो है, इस कंडीशन को डिफाइन कर रही हूँ, x जो है वो बहुत बहुत बड़ा है, किससे, ये दूर है a से। इस कंडीशन में क्या करेंगे, a को सूत्र में से ड्रॉप कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। तो मेरे पास e क्या आएगा, a को मैंने छोड़ दिया,
कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, सिर्फ इस तरफ लिख रही हूँ बच्चों। क्या इस सूत्र को देख के कुछ याद आ रहा है? जब हमने बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी बिंदु P पर, तब हमारे पास यही सूत्र आया था। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं इसके विषय में? हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका वलय से बिंदु P, जहाँ पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो बहुत अधिक दूरी पर है, तो वलय एक बिंदु आवेश की तरह, एक छोटा परीक्षण बिंदु आवेश की तरह ही कार्य करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है क्वेश्चन आंसर्स में। अब हम देखेंगे इसके आगे क्या